वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ये टॉपिक है ग्रेविटेशन। फिज़िक्स का चैप्टर है 9th क्लास का और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं होती कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। कुछ टॉपिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो कुछ कंसेप्ट्स के बेसिक पार्ट होते हैं। ग्रेविटेशन भी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर, ये एक्चुअली आने वाले सालों में अगर आप लोगों ने साइंस रखी और फिज़िक्स पढ़ने का मौका मिला तो आप देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे नए टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है ग्रेविटेशन। वैसे तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके पास शायद उसका कोई ना कोई आंसर होगा। लेकिन ग्रेविटेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। आपने श्रीमान न्यूटन का नाम सुना होगा और वो कहानी भी सुनी होगी जिसमें एक एप्पल को ऊपर से गिरते हुए उन्होंने देखा था, ठीक है ना। ये अर्थ है और एक एप्पल को उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए देखा और ये कहानी तो बहुत पॉपुलर है कि वहाँ से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि पृथ्वी पर अगर एप्पल गिर रहा है या कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे फेंकी जाती है और वो अर्थ पर अगर वो इट फॉल्स ऑन अर्थ, this shows that there is some force which is being exerted by earth on that body. For example, यहाँ पर ये एप्पल था और ये एप्पल नीचे की तरफ अगर गिर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो इसका मतलब है अर्थ जो है उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है। there is a certain force which is being exerted by earth on this apple. okay? लेकिन क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि ये छोटी सी बात जो है इसी से ये कॉन्सेप्ट जो है बन गया? ऐसा नहीं है। आपको मैं इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सोचा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, इसके बारे में बात भी की होगी, लेकिन पॉपुलर जो है वो न्यूटन का कंसेप्ट हो गया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किस तरह से न्यूटन ने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया होगा। ये ग्रेविटेशन के बारे में इतनी चर्चा जो है वो किस तरह से हुई होगी, या ग्रेविटेशन के बारे में या इस फोर्स के बारे में जो अर्थ एग्जर्ट करती है एक एप्पल के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर, किस तरह से इसके बारे में इतनी बात की गई होगी। तो बहुत सारे आपको मैं एग्जांपल देकर बात समझाता हूँ। सपोज़ करिए आप एक पत्थर उछालते हैं, ठीक है, वो पत्थर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ जाता है ना। अगर आपने एक पत्थर उछाला वो इस तरह से नीचे की तरफ आ जाता है। अगर एक बुलेट फायर की यहाँ से, ओके, अगर सपोज़ करिए एक बुलेट फायर की, आपको पता है थोड़ी देर के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बुलेट जो है इट विल फॉल डाउन। ओके, और चलते हैं। आप देखिए, अगर आप एक पत्थर को एक स्ट्रिंग के साथ बांधते हैं और इस स्ट्रिंग को गोल घुमाते हैं, ठीक है जी, और इस स्ट्रिंग को गोल घुमाते हैं, तो ये पत्थर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी फोर्स के साथ बंधा हुआ है और गोल गोल अपने रास्ते पर घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, आपके छोड़ते ही ये पत्थर कुछ इस तरह से चला जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ से आप इसको छोड़ देंगे तो ये पत्थर कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा। और बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। आपने मैरी गो राउंड देखा होगा। मैरी गो राउंड में कुछ इस तरह से एक सिस्टम बना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से झूले बने होते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं और गोल गोल घूमते हैं। ओके, तो कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो इस स्ट्रिंग को या इस पत्थर को सेंटर के साथ बांध के रखे हुए है। कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो इस मैरी गो राउंड को, जो मैरी गो राउंड आपने सुना होगा। अगर आप मेले में गए होंगे तो एक झूला होता है जिस पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और गोल गोल घूम रहे होते हैं। ओके,
तो इस मैरी गो राउंड को बांधे हुए है। तो शायद यही विचार करने के बाद न्यूटन को ग्रेविटेशन के कंसेप्ट के बारे में समझ आई होगी। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट ये भी है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे मैं एक कमरे में बैठा हूँ और मेरे आसपास फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं इस फर्नीचर को अपनी तरफ खींच रहा हूँ अनइंटेंशनली। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं इन बॉडीज़ के ऊपर एक ऐसी फोर्स लगा रहा हूँ जिसके कारण ये बॉडीज़ जो हैं मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? नाउ लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। Earth attracts everything towards it by an unseen force of attraction. This force of attraction is known as gravitational pull and the phenomena is gravitation. ठीक है जी। अब यहाँ पर तो मैंने वर्ड यूज़ किया है अर्थ, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है अर्थ, लेकिन ग्रेविटेशन का ये कॉन्सेप्ट जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हर बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, यूनिवर्स में मौजूद हर बॉडी के ऊपर ये कंसेप्ट जो है एप्लीकेबल है। सो द ऑब्जेक्ट्स में बी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, धरती पर पाए जाने वाली कोई चीज़ या सेलेस्टियल बॉडी हो। सेलेस्टियल बॉडी आप समझ सकते हैं स्पेस में पाए जाने वाली। द ऑब्जेक्ट्स में बी ऑफ एनी शेप, साइज और मास, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज़ हो, कोई भी मास हो। मास ज़्यादा है, कम है, साइज़ ज़्यादा है, कम है, शेप किसी भी तरह की हो, रेगुलर है, इरेगुलर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। द ऑब्जेक्ट्स में बी एनी डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस का भी इस पर कोई असर नहीं होता, कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। ओके, देयर में बी एनी मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर तो लिखा है देयर में बी एनी मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मीडियम है या नहीं है ये भी मायने नहीं रखता। मीडियम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देयर में बी एनी मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। सो एक स्पेशल नोट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स नेवर रिपल्सिव। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमेशा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है, ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होती, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज म्यूचुअल। व्हाट डज दैट मीन? सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वी हैव अ बॉडी ए, ओके, we have another body B, okay, here we have body A, we have another body B. So this is the center of this body and this is the center of this body. This is the distance between these two bodies, okay. Now what do you mean by force of gravitation is always mutual? It means that if A is trying to attract this body B, okay, that means A is applying some force on B, so B is applying a force on A too. Both the bodies are applying forces on each other, okay, दोनों ही तरफ से फोर्स लग रही है। A B के ऊपर फोर्स लगा रहा है, B A के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि ये म्यूचुअल है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको एक बात बताई, वो क्या है कि ये कभी भी इट इज़ नेवर रिपल्सिव। दूसरी बात जो मैंने बताई, इट इज़ ऑलवेज म्यूचुअल, दैट इज़ इफ़ ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बी देन बी एक्सर्ट्स ऑन फोर्स ऑन ए टू। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बहुत ही बहुचर्चित लॉ है, मतलब इट इज़ अ वेरी फेमस लॉ। बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर की गई है, बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर की गई है और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, बहुत सारी बातें की गई हैं। और ऐसा भी
कई लोगों का कहना था कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई फ्लॉ जो है वो निकल आएगा आने वाले टाइम में, लेकिन कई सालों से ये लॉ जो है ये अपनी जगह बना हुआ है। कुछ नए लॉज बने हैं, कुछ इसमें ऐड होते ही रहते हैं, आगे पीछे होता रहता है, लेकिन ये लॉज जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये वैसे का वैसा ही है। आप देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन। हर ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको पहले भी आपको बताया, हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो मौजूद है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज करिए आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मानते हैं F, ये बॉडी है, इसका मास हम मान लेते हैं m1, ओके। ये बॉडी है, इसका मास हम मान लेते हैं m2, ओके। और एक और चीज़ हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये d है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कई लोग d की जगह r भी लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ओके। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस? इसका मतलब है, अगर देखिए, वैसे मास जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। आप कोई एक बॉडी लेते हैं और उसके मास के बारे में बात करते हैं, तो वो मास जो है वो कांस्टेंट है। मास एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर सपोज करिए आप m2 को रिप्लेस करते हैं किसी ऐसी बॉडी से जिसका मास जो है वो m2 का डबल है, ठीक है। आप एक और बॉडी लेते हैं, m2 की जगह m3 ले लेते हैं, ठीक है, और उसका मास जो है m2 का डबल है, यानी कि आप m3 की जगह 2m2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बिकम f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू 2m2, ओके। मैं फिर से बता दूं, अगर सपोज करिए आपको याद होगा, मैंने बोला f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक और बॉडी ले लेते हैं m3, और m3 जो है इट इज़ डबल ऑफ m2, ओके। ये m2 का डबल है, ठीक है जी। m3 जो है वो क्या है, वो डबल है m2 का। तो क्या हो जाएगा, f इज़ प्रोपोर्शनल टू m1, m3 होना चाहिए था ना, लेकिन हम लिखेंगे m1 2m2। तो आप देखिए ये क्या बन गया, इट बिकम्स f इज़ प्रोपोर्शनल टू 2m1 m2। आप इस तरह से चेंजेस ला सकते हैं, और यहाँ पर चेंजेस जो है वो आप किसी तरह से नहीं ला सकते। आप बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं, m1 की जगह m2 ले सकते हैं, m2 की जगह m3 ले सकते हैं, और यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये तो हमने बता दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स f इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon d square। f is proportional to, आपने पढ़ा m1 m2, है ना, ये आपने पढ़ लिया है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है ये? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखिए, अगर मास एक बॉडी का कैपिटल M है, दूसरे का स्मॉल m है, मैंने वहाँ पर आपको m1 और m2 की तरह समझाया, क्योंकि ये मैंने m1 और m2 की तरह इसलिए समझाया क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर बुक्स में m1 m2 जो है वो मेंशनड है, कैपिटल M और स्मॉल m मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कई बुक्स में कैपिटल M और स्मॉल m भी मेंशनड है, तो इसलिए घबराइएगा मत, उन दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। और एक और चीज़ बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, आप किसी बुक में देखेंगे डिस्टेंस जो है वो d की जगह x से दिखाया गया होगा, ओके, या स्मॉल r से दिखाया गया होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं,
डिस्टेंस की जगह कई जगह पर x यूज़ किया गया होगा या स्मॉल r यूज़ किया गया होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं g जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहलाता है। भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहलाता है, इसका उत्तर तो आप इसके नाम से भी ले सकते हैं। G is called a universal constant because its value does not depend on the nature of intervening medium or temperature or any physical variable। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ उसका इस पर इम्पैक्ट जो है वो आपको दिखाई नहीं देता। थ्रू आउट यूनिवर्स जो है कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो आपको चेंज होते हुए नहीं दिखाई देगी। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो इक्वेशन आपने देखी है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं फिर से बता दूं क्या था, क्या था, इट वाज एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ओके, f is proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है जी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, you have to use some constant, okay, you have to use some constant. This constant is known as constant of proportionality, and here you have to use a constant capital G, which is a constant of proportionality in this case and is popularly known as gravitational constant। ठीक है जी। मैं फिर से आपके लिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा कि f जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है और क्या है कि जो कांस्टेंट ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है आप इसको हटा सकते हैं, बट इसको हटाने के लिए आपको इस टर्म को m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, आप देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं r स्क्वायर भी हो सकता है, d स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ पर r लिख रहा हूँ, मैंने आगे लेकिन d लिखा हुआ है, उसे आप परेशान मत होइएगा। ठीक है जी। तो f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन इससे पहले आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था दैट f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ you wrote f is equal to gm1 m2 upon r square. Now what is the difference between these two terms? सिर्फ एक g का ही डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, केवल एक g का डिफरेंस है ना। यहाँ पर g नहीं है और यहाँ पर g है, बस ये डिफरेंस है। तो केवल एक कांस्टेंट लगाने से क्या हुआ, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है ये इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट हो गया। चलते हैं आगे। ओके, मैं फिर से आपको बता दूं, मैं आपको समझा रहा था तो मैंने r स्क्वायर बोला या x स्क्वायर बोला, लेकिन यहाँ पर d स्क्वायर है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलते हैं आगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको बोला ये जो इक्वेशन जो आपने अभी अभी पढ़ी, f इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ इट, f इज़ इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। It is the mathematical representation of Newton's universal law of gravitation. Always remember। ठीक है जी। अब अगर इसके हिसाब से चलना हो, अगर इसके हिसाब से चलना हो तो आप g की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ये देखिए, जैसे अभी अभी आपने बोला कि g जो है, आपने बोला f इज़ इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या x स्क्वायर या d स्क्वायर, जो भी आप डिस्टेंस लेंगे, जैसे यहाँ पर d स्क्वायर लिया हो तो मैं d स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर मैं इस g को यहीं पर रहने दूँ, बाकी सबको अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ, f की तरफ ले जाऊँ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा।
क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर m1 m2। ठीक है जी, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा, अगर f था इफ g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो g इज गोइंग टू बिकम व्हाट, g इज गोइंग टू बिकम f डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है जी। अब सोचिए, अगर अगर m1 और m2 दोनों ही जो हैं वो 1 kg के बराबर हैं। ठीक है जी, दोनों ही जो हैं वो क्या हैं, वो 1 kg के बराबर हैं। m1 भी 1 kg है, m2 भी 1 kg है, और डिस्टेंस जो है ये है 1 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएंगे, ये 1 का स्क्वायर, ये 1, ये भी 1, 1 स्क्वायर अपॉन 1। तो g जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये f के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो g जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू f। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया कि वैल्यू जो है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो, मैं आपको एक और चीज़ अभी बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आपने अभी अभी पढ़ा दैट f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी आपने लिखा होगा, डी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा कि g जो है वो किसके बराबर होगी, वो इट बिकेम इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, आपको पता है फोर्स जो है वो न्यूटन में हम मेजर करते हैं। ठीक है जी, फोर्स जो है अगर आप ले लेते हो 1 न्यूटन, अगर आप m1 और m2 दोनों को आप ले लेते हो इक्वल टू से 1 kg। ओके, डिस्टेंस आपने ले लिया कितना, सपोज कीजिए डिस्टेंस आपने ले लिया 1 मीटर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने m1 जो है वो 1 kg ले लिया, m2 जो है 1 kg ले लिया, डिस्टेंस जो है 1 मीटर ले लिया, फोर्स जो है वो 1 न्यूटन ले लिया। तो सोचिए कैपिटल G जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैपिटल G जो है ये बन जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है जी, इनटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 kg इंटू 1 kg, 1 kg स्क्वायर। तो ज़रा देखिए G जो है यहाँ पर किसके बराबर हो गया, इट बिकेम इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अपॉन kg स्क्वायर आना था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं kg रेज टू पावर -2। ठीक है जी। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, कैपिटल G की वैल्यू जो है यहाँ पर, अगर आपने F 1 न्यूटन ले लिया, डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया, मास दोनों बॉडीज़ का 1 kg ले लिया, तो ये जो है कैपिटल G की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर बन गया। तो ये जो पार्ट है, ये दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G। इसी को हम बोलते हैं कि ये यूनिट है कैपिटल G का। चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो कंसेप्ट था, ये जो वैल्यू थी, आई एम सॉरी, ये जो वैल्यू थी हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट G इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में
हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? एक सेंट्रल फोर्स है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा ये हर चीज़ को सेंटर की तरफ खींचता है। मैंने आपको बताया, अगर एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी ए बी है तो दोनों के मैंने सेंटर का जिक्र किया। सेंटर का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, काफ़ी दूर तक इसका असर जो है वो होता है। ठीक है जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव इवन एट लार्ज डिस्टेंसेस। इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट डज दैट मीन? This means that the work done by gravitational force in displacing a body from one point to another is only dependent on the initial and final positions of the body and is independent of the path followed. ठीक है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पाथ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing a body from one point to another is only dependent on, you must lay focused on this, only dependent on the initial and final positions of the body. ठीक है जी। चलते हैं आगे। अब देखिए, चार्ज से रिलेटेड फोर्स हो या मैग्नेट से रिलेटेड फोर्स हो, अगर आप उनके बारे में बात करते हैं तो वो रिपल्सिव भी हो सकती है। आपने देखा होगा, अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, सपोज करिए ये एक मैग्नेट है, ओके, सपोज ये एक मैग्नेट है और एक और मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है जी। अगर अगर इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर साउथ हो और यहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए। अगर आपने गलती से एक ऐसा मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ और साउथ, अब देखिए ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगी। क्या होगी? रिपल्शन। लेकिन ये जो है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है? दिस इज नॉर्थ, लेकिन ये क्या है? दिस इज साउथ। ये क्या है? साउथ, और ये क्या है? नॉर्थ। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये मैग्नेट का तो केस आपको पता ही है। और आपने चार्ज के बारे में पढ़ा है कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा? रिपल्शन। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा? रिपल्शन, है ना। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पर, है ना, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने देखा, मैग्नेट हो गया और चार्ज हो गया, वहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही बात की जाती है। देखिए, एक और चीज़ बताता हूँ, हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। तो मैं आपको बता दूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई आम फोर्स नहीं है। इसी फोर्स के कारण आप अर्थ के साथ जुड़े हुए हो। आपको पता है, आपकी पृथ्वी जो है ये कुछ इस प्रकार की है, ये इसका ऑर्बिट है, ओके, ये इसका ऑर्बिट है, एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, ओके, और इस एक्सिस पर ये लगातार रोटेट कर रही है। तो कोई चीज़, आपके घर में ग्लोब होगा, अगर उस ग्लोब के ऊपर आप कोई चीज़, छोटी सी चीज़ रखें और ग्लोब को घुमाएं, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ जो है उछल के बाहर की तरफ गिरेगी। अर्थ के साथ भी तो ऐसा होना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अर्थ गोल गोल घूम रही है, ज़ोर ज़ोर से घूम रही है, तो मुझे उछल कर आउटर स्पेस में चला जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम सब जो हैं, हम सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इस अर्थ के ऊपर वैसे ही बैठे हुए हैं।
तो कोई तो फोर्स होगी जो हमें इसके साथ जोड़ के रखे हुए हैं अर्थ के साथ। वही फोर्स जो है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक और चीज, मून अर्थ के आसपास घूम रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा जो है एक धागे के साथ एक पत्थर को बांधकर गोल गोल घुमा रहा है, ओके, और वो पत्थर गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये सपोज करिए वो बच्चा है, ये वो बच्चा है और ये पत्थर है। तो ये बात जो है आप मून के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर ये मून है और ये अर्थ है तो भी ये बात जो है इन दोनों पर अप्लाई होती है, ओके। अर्थ के आसपास मून ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई फोर्स जो है मून को अंदर की तरफ खींच रही है। अब आपके पास प्रश्न होगा कि सर अगर ये अंदर की तरफ खींच रही है तो ये मून जो है अर्थ के ऊपर कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता, क्यों नहीं अर्थ के ऊपर गिर जाता? आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक फोर्स जो है बाहर की तरफ भी एक्ट कर रही है। ये वही फोर्स है जिसके कारण मैंने आपको अभी बताया था कि वो बच्चा जो है इस स्ट्रिंग को गोल गोल घुमा रहा है, इस पत्थर को गोल गोल घुमा रहा है, और जब भी वो इस पत्थर वाले स्ट्रिंग को छोड़ेगा ये कुछ इस तरह से मूव कर जाएगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है जी। इस फोर्स को जो बाहर की तरफ एक्ट कर रही है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है जी। यही वो फोर्स होती है जिसके कारण जब आप मिक्सर ग्राइंडर में कोई चीज़ चलाते हैं, जैसे आप मिल्क शेक बनाने लगते हैं और ढक्कन नहीं लगाते हैं तो सारा मिल्क शेक जो है बाहर की तरफ आ जाता है। चलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेज टाइड्स इन सीज ऑन अर्थ। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फेरी टेल्स में आप देखते होंगे कि नदियाँ जो हैं वो उल्टा चल रही हैं, ओके, या स्नोफॉल जो है ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। ये फेरी टेल्स में हो सकती हैं, लेकिन असलियत में बारिश ऊपर से नीचे की तरफ ही होती है, स्नोफॉल नीचे की तरफ ही होता है। नदियाँ जो है वो ढलान की तरफ ही चलती हैं, ठीक है जी, और बहती हैं। हम जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर टिके हुए हैं केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आप सब अपना केवल ध्यान रखिएगा, घर के अंदर रहिएगा। गुड डे।